हम इंसानों की कहानी वाकई एक कमाल की कहानी है। सोचिए, कहाँ तो हम बिखरे हुए छोटे छोटे कबीलों में रहते थे और आज देखिए हमने मिलकर एक पूरी दुनिया बना ली है। क्या शानदार सफर रहा है ये। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये हुआ कैसे? शिकार करके गुजारा करने वाले हमारे पूर्वजों ने ऐसा क्या किया कि वो पूरी दुनिया पर छा गए? इतनी बड़ी बड़ी शानदार सभ्यताएं कैसे खड़ी हो गईं जिन्होंने आज की दुनिया को ये शक्ल दी है? जानते हैं, इसका जवाब एक बहुत ही सरल से आइडिया में छिपा है। एक ब्लूप्रिंट, यानी एक खाका, एक ऐसा बुनियादी ढांचा, एक ऐसा फॉर्मूला जिसे इंसानी समाजों ने अपनी सबसे बड़ी कामयाबियां हासिल करने के लिए बार बार, हर बार इस्तेमाल किया है। तो ठीक है, चलिए इस ब्लूप्रिंट में जरा गहराई से उतरते हैं। इस खाके का सबसे पहला और सबसे जरूरी हिस्सा है वो चिंगारी जिसने सब कुछ शुरू किया। खेतीबाड़ी यानी एग्रीकल्चर, अपने खाने पर कंट्रोल करना ही वो पहली नींव थी जिस पर बाकी सब कुछ बना। तो हमारी कहानी शुरू होती है मेसोपोटामिया के उरुक शहर से, आज से हजारों साल पहले। यहाँ के लोगों ने एक क्रांतिकारी काम किया। उन्होंने जानवरों के पीछे भागने या फल ढूंढने के बजाय खुद अपना खाना उगाना सीख लिया। और ये एक बहुत बड़ा गेम चेंजर था। पर अब इस बदलाव की एक कीमत भी चुकानी पड़ी। लोगों ने घूमने फिरने की आज़ादी खो दी और जमीन से बंध गए। और मजे की बात देखिए, इंसानी शरीर तक बदल गया। शिकारी संग्राहक जो सुपर एथलीट जैसे थे, उनकी औसत हाइट 5 फुट 9 इंच थी, जो किसान बनने के बाद घटकर सिर्फ 5 फुट 3 इंच रह गई। तो क्या ये एक अच्छा सौदा था? शायद हां, क्योंकि इस समझौते ने कुछ ऐसा कर दिखाया जो पहले नामुमकिन था। आबादी का एक जगह इकट्ठा होना। जब खाना एक जगह मिलने लगा तो उरुक जैसे शहर में 50,000 से ज्यादा लोग एक साथ रह पाए। बस यहीं से बड़े शहरों और समाजों की कहानी शुरू हुई। चलिए अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं। जब इतने सारे लोग एक जगह रहेंगे तो जाहिर है लड़ाई झगड़े भी होंगे। अराजकता को रोकने के लिए नियमों की जरूरत पड़ेगी। और ये है हमारे ब्लूप्रिंट का दूसरा हिस्सा, एक सोशल ऑर्डर यानी एक सामाजिक व्यवस्था बनाना। बेबीलोन के राजा हम्मुराबी ने इसका एक सीधा साधा हल निकाला। उन्होंने 282 कानून पत्थर की एक बड़ी सी चट्टान पर खुदवा दिए और उसे शहर के बीचों बीच लगा दिया, ताकि कोई ये ना कह सके कि मुझे तो नियम पता ही नहीं थे। और ये कानून कोई मजाक नहीं थे, बेहद सख्त। वो जो मशहूर कहावत है ना, आंख के बदले आंख, वो यहीं से आई है। न्याय का एक क्रूर लेकिन एकदम साफ सुथरा तरीका, कोई कंफ्यूजन नहीं। लेकिन एक मिनट, क्या ये कानून सबके लिए बराबर था? जरा इस टेबल को देखिए। अगर किसी अमीर आदमी की आंख फोड़ी तो फोड़ने वाले की आंख भी फोड़ दी जाएगी, लेकिन अगर किसी गुलाम की आंख फोड़ी तो बस उसकी आधी कीमत चुकानी होगी। मतलब बराबरी का तो सवाल ही नहीं उठता था। उसी दौरान दुनिया के एक दूसरे कोने में एक बिल्कुल अलग प्रयोग चल रहा था। एथेंस ने दुनिया को एक नया आइडिया दिया, डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र। एक ऐसा सिस्टम जहां राजा नहीं बल्कि आम नागरिकों के हाथ में ताकत थी। और उनका सिस्टम बड़ा मजेदार था, थोड़ा अजीब भी। काउंसिल के सदस्य लॉटरी से चुने जाते थे। सोचिए, लॉटरी से। और रिश्वतखोरी रोकने के लिए अध्यक्षों को मीटिंग वाले दिन सुबह सुबह ही चुना जाता था। ये वाकई एक बहुत बड़ा और हिम्मत वाला प्रयोग था। पर हर कोई इस आइडिया से खुश नहीं था। महान दार्शनिक प्लेटो ने सवाल उठाया, क्या कोई भी आम इंसान जिसे लॉटरी से चुना गया हो राज करने के काबिल हो सकता है? उनका मानना था कि राज सिर्फ एक फिलॉसफर किंग को करना चाहिए जिसे सच में ज्ञान हो। और यहीं पर हम अपने ब्लूप्रिंट के तीसरे हिस्से पर आते हैं। देखिए, पेट भरने के लिए खाना और समाज चलाने के लिए कानून तो ठीक हैं, लेकिन एक सभ्यता को लंबे समय तक जोड़ने के लिए एक साझे मकसद की जरूरत होती है। एक यकीन, एक विश्वास जो लोगों को एक साथ बांध कर रखे। और ये स्लाइड शानदार तरीके से दिखाती है कि अलग अलग विश्वास कैसे बिल्कुल अलग समाज बना सकते हैं। एक तरफ मिस्र के लोग थे जो अपनी राजा की आफ्टर लाइफ को लेकर इतने फिक्रमंद थे कि उन्होंने विशाल पिरामिड बना डाले। दूसरी तरफ सिंधु घाटी के लोग थे जिन्हें पब्लिक हाइजीन की ज्यादा फिक्र थी, तो उन्होंने दुनिया के सबसे एडवांस टॉयलेट्स और ड्रेनेज सिस्टम बनाए। प्रायोरिटीज देख रहे हैं आप? मिस्र में तो फिरौन को भगवान का दर्जा दिया गया था और यही विश्वास उनके समाज की हर चीज को चलाता था। गीजा का महान पिरामिड सिर्फ एक इमारत नहीं थी, ये उनके राजा की अमरता और ब्रह्मांड के संतुलन को बनाए रखने की एक गारंटी थी। वहीं चीन में धर्म से ज्यादा फिलॉसफी ने समाज को जोड़े रखा।
कन्फ्यूशियवाद और ताओवाद जैसी विचारधाराओं ने लोगों को जीने का एक तरीका सिखाया। उन्होंने खेती किसानी जैसे मुश्किल जीवन को एक नैतिक और आध्यात्मिक ढांचा दिया, जिससे जीना थोड़ा आसान और सार्थक हो गया। और ये हमें हमारे ब्लूप्रिंट के आखिरी हिस्से पर लाता है। देखिए, जब ये सभ्यताएं बन जाती हैं, बड़ी हो जाती हैं, तो जाहिर है कि वो एक दूसरे से टकराएंगी भी। और यही टकराव, चाहे वो दोस्ती का हो या दुश्मनी का, दुनिया में बड़े बदलाव लाता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है सिकंदर महान। सिर्फ 10 साल के अंदर इस नौजवान ने एक इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा कर दिया कि दुनिया का नक्शा ही बदल गया। उसकी जीत ने ग्रीक कल्चर और आइडियाज को दूर दूर तक फैला दिया। लेकिन रुकिए, सभ्यताओं का मिलना हमेशा तलवार और ढाल से नहीं होता। कभी कभी ये कलम से भी होता है। इतिहास में एक बहुत ही खास पल आया, जब दो जानी दुश्मन मिस्र और हित्ती साम्राज्य लड़ने के बजाय बात करने के लिए एक साथ आए और उन्होंने दुनिया की पहली पीस ट्रीटी पर दस्तखत किए। ये शब्द सिर्फ लड़ाई खत्म करने के लिए नहीं थे। इस संधि ने व्यापार और ज्ञान के आदान प्रदान का एक नया दौर शुरू किया। हित्तियों ने मिस्र के लोगों को बेहतर हथियार बनाना सिखाया और मिस्र ने अपनी खेती की तकनीक साझा की। दोनों का फायदा हुआ। तो जैसा कि हमने देखा, ये पैटर्न, ये खाका हर जगह, हर समय दोहराया जाता है। यही वो ब्लूप्रिंट है जिस पर दुनिया की बड़ी बड़ी सभ्यताएं खड़ी हुईं और गिरी। तो संक्षेप में देखें तो पहली चिंगारी है खेती, जो लोगों को एक साथ लाती है। फिर आता है ढांचा, यानी कानून, जो व्यवस्था बनाते हैं। इसके ऊपर आती है अधिरचना, यानी साझा विश्वास, जो सबको जोड़ता है। और आखिर में होता है विस्तार, जब ये सभ्यताएं एक दूसरे से मिलती हैं और इतिहास को आगे बढ़ाती हैं। यही ब्लूप्रिंट हजारों सालों से साम्राज्यों के बनने और टूटने की कहानी लिखता आ रहा है, और ये हमें आज के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। इस वक्त हम अपनी सभ्यता के खाके का कौन सा हिस्सा बना रहे हैं, और जो हम बना रहे हैं, क्या वो टिकेगा